जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन दोनों एग्ज़ामों को देखते हुए आज हम लोग महेश कुमार वर्णमाल का जो बायोलॉजी का बुक है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना ये जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, ये तीनों जो है ये जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना ये जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीकरण का विज्ञान का जनक जो है ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किन्हें? कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे 1758 ईस्वी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, जंतु, पादप तथा खनिज में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार ये पूछे जाते हैं कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है या वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये कैरोलस लिनियस। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि इनकी पुस्तक इन्होंने जो पुस्तक लिखा, ये पुस्तक था सिस्टेमा नेचुरे 1758 ईस्वी में, जिसमें जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में विभाजित किया। ये भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन? जंतु एनिमल, पादप प्लांट और खनिज मिनरल्स में। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। जीवों के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति है। आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम निम्नवत है। जगत, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो जगत जो है सबसे बड़ा है, उससे छोटा संघ, फिर वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई है यानी सबसे बड़ी इकाई है और जाति जो है निम्नतम इकाई है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन है? और वही क्रम में दर्शाया गया। तो सबसे बड़ी इकाई जगत है, फिर संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गुण,
फिर कुल, वंश और जाति सबसे छोटी इकाई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई जगत है, किंगडम। किंगडम जो है सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था व्हिटेकर। व्हिटेकर जो था ये 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीव जगत के वर्गीकरण के निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई जो निम्नवत है। 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस। पिछला प्रश्न में ये था कि द्विजगत प्रणाली, तो ये कैरोलस लिनियस। 3 जगत वर्गीकरण हेक्ल। 3 जगत प्रणाली वर्गीकरण किसने दिया, हेक्ल ने। और 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड। 4 जगत वर्गीकरण किसने किया, कोपलैंड ने। 5 जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर। इसका पूरा नाम था RH व्हिटेकर। 5 जगत वर्गीकरण यहाँ दिया हुआ 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था, व्हिटेकर था, RH व्हिटेकर। तो व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। नेक्स्ट है जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है। जीवों यानी जंतुओं और पादपों, जीवों के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, जंतुओं और पादपों दोनों की बात की जाती है। तो जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी, मॉर्फोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स पर आधारित है। इसे दोबारा पढ़ते हैं। जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकृतिकी, मॉर्फोलॉजी और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं आनुवांशिकी पर आधारित है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया किस किस पर आधारित है, तो आकृतिकी, पारिस्थितिकी और आनुवांशिकी पर आधारित है। नेक्स्ट है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, कवक जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। इसके अलावा जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये जो है ये मोनेरा जगत में शामिल है। तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। यानी कि मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं उसमें जो है वो एक कोशिकीय होते हैं और इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन, आर्किया तथा आर्कीबैक्टीरिया। आर्किया और आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया। कवक मोनेरा जगत में नहीं है। कवक क्या है, मोनेरा जगत में नहीं है, बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। कवक को किस में शामिल किए जाते हैं, प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं कवक को। नेक्स्ट है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो कवक। कवक जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। मोनेरा जगत में क्या है,
जीवाणु नील हरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आर्किया और आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। कवक मोनेरा जगत में नहीं है बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है लगता है मुझे कि रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो विषाणु जो है किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से किसी में नहीं शामिल किए जाते हैं विषाणु। प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटोजोआ, इन तीनों में विषाणु शामिल नहीं किए जाते हैं। तो विषाणु किस में शामिल किए जाते हैं? विषाणु अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। विषाणु क्या है? विषाणु जो है अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता। विषाणुओं को जो है जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये 5 जो जगत बताया गया है, 5 जगत प्रणाली, विटिकर का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप, इन पाँचों में ये विषाणु को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि विषाणु जो है सजीव जीवों में ही जो है विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी का काम करता है। ये महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण है जो विषाणु जो है जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर ही समान लक्षण प्रकट करते हैं। और विषाणु जो है जो जीवित जीव होते हैं उनमें ही ज़्यादा विकसित होता है, और जो है मृत जीव में ये या निर्जीव की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। तो अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन है? माइकोप्लाज्मा है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन है? तो ये आपका उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। और यहाँ पेनिसिलिन जो है ये सबसे पहला खोजी गई एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है
कवकों के विषय में असत्य कथन है। तो कवकों के विषय में कौन सा असत्य कथन है? तो सी जो है असत्य कथन है कि कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये असत्य कथन है। इसके अलावा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी पूछ देता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और तो कवकों के विषय में असत्य कथन आपका सी था कि कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये गलत है। इसके अलावा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये सही है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन आपका सही है। कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। कवक क्या है? एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है। कोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं: सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। पोषण के आधार पर जो है कवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। नेक्स्ट है कि कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो कवकों का प्रयोग किया जाता है किसमें? उपयुक्त सभी, यानी कि खाद्य पदार्थों के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में। कवकों का प्रयोग किस किस में किया जाता है? खाद्य पदार्थों के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में। ये इन तीनों में किया जाता है। कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। कवकों का क्या है? विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एग्रिकस बिस्पोरस जो कि मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये क्या है? एक प्रकार का कवक है। एग्रिकस बिस्पोरस जो कि मशरूम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तथा मोरसेला का उपयोग सब्जी के रूप में, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी ईस्ट का उपयोग ब्रेड तथा अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। तो एग्रिकस बिस्पोरस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मशरूम का वैज्ञानिक नाम है और ये कवक है। तथा मोरसेला ये भी एक प्रकार का जो है कवक है और इन दोनों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, सब्जी के रूप में हम लोग करते हैं। साथ ही साथ दिया हुआ है कि सैक्रोमाइसीज सेरेविसी ये भी कवक है, ईस्ट है। कवक को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग जो है ब्रेड तथा अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। ये पूछ देता है कि ब्रेड तथा अल्कोहल निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवक से एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कवकों से क्या प्राप्त किए जाते हैं? एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है। तो लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है डी, ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं। लाइकेन जो है मृदा को हानि पहुंचाते हैं, ये गलत कथन है। इसके अलावा सही है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार के वनस्पति हैं, ये सही है। बी है ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है, ये भी सही है। लाइकेन जो है कवक और शैवालों के बीच सहजीवन का परिणाम है, सहजीवन के रूप में कार्य करता है, ये सही है। और सी है अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। लाइकेन का उपयोग जो है अनेक औषधियों के निर्माण में किया जाता है, तो ये सही है। तो लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीव में कवक शैवालों को जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं। इस सहजीवन में जो है कवक शैवालों को
जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं। लाइकेन क्या है? एक शैवाल है। तो ये जो है शैवालों को, लाइकेन जो है शैवालों को, लाइकेन एक कवक है और ये शैवालों को जो है जल, खनिज, लवण और विटामिन आदि प्रदान करते हैं। जबकि शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों के औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते। ये जो है लाइकेन जो है मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। लिटमस पेपर जो भी है, लिटमस पेपर ये भी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे मिलेगा इस तरह का प्रश्न कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। और लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक है। लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक है। सॉरी, लाइकेन कवक नहीं, लाइकेन जो है सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। और ये कवक और शैवालों के बीच सहजीवी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपका डी जो है यानी उपयुक्त सभी जो है दिया हुआ है कि सही है। तो ए है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये सही है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। बी है प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी भोजन का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। प्रायः ये जो हैं शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही है। सी है विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है सही है शैवालों के बारे में। शैवाल जिसे इंग्लिश में अलगी कहते हैं। शैवाल पादप जगत की सबसे सरल जीव है जिनमें प्रायः पर्णहरित पाया जाता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? तो लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया यानी लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा गया? तो ये जो है विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण दिया गया। शैवाल यानी लाल शैवाल इसमें है ज़्यादा, इसलिए विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण इसे ये नाम दिया गया। तो लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम, लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया? अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल जो है लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है कि पादप जगत के वर्ग हैं। तो पादप जगत के वर्ग कौन है? तो पादप जगत के वर्ग जो है डी, ये सभी है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा ये सभी जो है पादप जगत के वर्ग हैं, यानी पादप जगत के वर्ग हैं, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं ये सभी। जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जब वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषी होते हैं, पादप जगत में शामिल पादप जगत के मुख्य 3 विभाजित किया गया है। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। इसे फिर से पढ़ते हैं। दिया है कि जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी होते हैं, पादप जगत में शामिल किए गए हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा है ट्रैकिडोफाइटा। नेक्स्ट है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल कौन नहीं है? तो स्फेग्नम जो है ये थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अलावा जो है शैवाल, कवक और लाइकेन ये जो है थैलोफाइटा के संघ के अंतर्गत शामिल है। तो थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतक का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक एवं लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो इसे दोबारा पढ़ते हैं। थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतक का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक एवं लाइकेन शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन है? तो ये है नॉस्टॉक एवं एनाबीना। कौन कौन है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं नॉस्टॉक एवं एनाबीना। कौन कौन? नॉस्टॉक एवं एनाबीना। नॉस्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नामक शैवाल का उपयोग जो है मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो इसे दोबारा पढ़ते हैं। नॉस्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन? नॉस्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसे 3 बार रिपीट किया हूँ। सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नाम शैवाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कौन? कारा नाम के शैवाल का उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिन पादपों में भोजन व जल से
जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं, तो वे जो है ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं, तो वे जो है ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किन के अंतर्गत? ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला टेरियोफाइटा, दूसरा अनावृतबीजी और तीसरा आवृतबीजी। नेक्स्ट है टेरियोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। टेरियोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है? ये बीज रहित पादप है। ये क्या है? बीज रहित पादप है। बी है इनमें बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। इनका शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है टेरियोडोफाइटा के पादप वर्ग के विषय में सत्य है। कौन कौन? कि ये बीज रहित पादप है, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इनका शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती है। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट है संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। तो संघ पोरीफेरा जीवों की विशेषता कौन कौन नहीं है? तो ए जो है ये नहीं है। एक कोशिकीय होते हैं, ये जो है संघ पोरीफेरा का विशेषता नहीं है। इसके अलावा इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते, ये सही है। इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते, ये सही है। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती है, ये भी सही है। इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए जो है संघ पोरीफेरा के बारे में सही नहीं है। संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनमें नाल तंत्र पाया जाता है। जिनमें क्या है? नाल तंत्र पाया जाता है, जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। साइकोन, स्पॉन्जिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। साइकोन, स्पॉन्जिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट है सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? सूत्रकृमि जो है किस संघ से संबंधित है? तो सूत्रकृमि जो है एस्केलमिन्थीज से संबंधित है। सूत्रकृमि अथवा गोलकृमि एस्केलमिन्थीज अथवा निमैटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। निमैटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है, जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों में पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। कौन? सूत्रकृमि जो होते हैं ये परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। संघ सिलेंट्रेटा जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है? तो शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति इनका प्रमुख लक्षण है। शरीर के अंतर्गुहा की उपस्थिति होती है, संघ सिलेंट्रेटा का प्रमुख लक्षण ये है। इसके अलावा विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति ये गलत है। ये एक कोशिकीय होना ये भी गलत है, और
मस्तिष्क की उपस्थिति, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, इसी के बारे में दिया हुआ है, संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर में क्या है, एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे जो है अंतर गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, समुद्री एनीमोन आदि। नेक्स्ट है, अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में कौन आते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है अनियत तापी जंतुओं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन, मत्स्य यानी मछली, उभयचर और सरीसृप, ये तीनों जो हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल की श्रेणी में आते हैं, अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं, अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है, वे नियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी वर्गों को शामिल किया जाता है। नियत तापी वार्म ब्लडेड एनिमल में किसे शामिल किया जाता है, पक्षी तथा स्तनधारी, यानी हम लोग मनुष्य भी क्या है, नियत तापी वार्म ब्लडेड एनिमल है। और मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किसमें किया जाता है, कोल्ड ब्लडेड में शामिल किया जाता है, अनियत तापी जंतुओं में शामिल किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मछली का वाताशय, एयर ब्लाडर। मछली का वाताशय, जिसे इंग्लिश में एयर ब्लाडर कहते हैं, किस रूप में कार्य करता है, तो ये जो है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में ये कार्य करता है। मछली का वाताशय, एयर ब्लाडर। तो मछली का वाताशय जो है एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछली के देह गुहा में स्थित होता है, जिनमें वायु, मुख्यतः ऑक्सीजन, भरी रहती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रस। पैंथेरा टाइग्रस यानी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, और जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। और विश्व का सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। विश्व का 2/3 भाग भारत में पाया जाता है। 2/3 बाघ जो है भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं, उपापचय, श्वसन आदि जो है की क्रियाएं की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता, प्रसुप्त काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें।
नेक्स्ट है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो ये है कॉलेरप्पा टैक्सीफोलिया। कॉलेरप्पा टैक्सीफोलिया। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसे बोलने में मिस्टेक भी कभी कभी हो जाता है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? कॉलेरप्पा टैक्सीफोलिया है। कॉलेरप्पा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। यह हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। जो कितने वृद्धि कर सकती है? 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। कॉलेरप्पा टैक्सीफोलिया जो है एक कोशिकीय जीव में सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो अजगर जो है ये विष रहित है, इसमें विष नहीं होता है। अजगर जो है डायरेक्ट किसी भी जीव को निगल जाता है। तो किंग कोबरा, रसेल वाइपर और टाइगर स्नेक जो होता है ये जो है सर्प तीनों जो है विष इसमें होता है और अजगर में विष नहीं पाया जाता है। ये विष रहित सांप है। तो अजगर जिसे पाइथन कहते हैं विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें 20 ग्रंथियों का अभाव होता है। इसमें जो है 20 ग्रंथियों का अभाव होता है। वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है कौन है? नेक्स्ट है कि वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है तो वह जो है कॉकरोच है। कौन है? कॉकरोच जो है वह अकशेरुकी जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। कॉकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिरा, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है। बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? कॉड जो है निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो मछली की एक प्रजाति है। कॉड किसकी प्रजाति है? मछली की एक प्रजाति है। कॉड गैडवस। कॉड क्या है? गैडवस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है। कॉड गैडवस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलचट्टी में रहती है। कॉड जो है वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती है: अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड। तो याद रखेंगे इसकी मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती कौन कौन? अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड। नेक्स्ट है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययनों को कहते हैं। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययनों को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। निम्नोलॉजी क्या है? निम्नोलॉजी तालाब, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन है। निम्नोलॉजी क्या है? तालाबों, पोखरों और झीलों आदि के जीवों का अध्ययन है लिम्नोलॉजी। दूसरा है हर्पिटोलॉजी। तो हर्पिटोलॉजी क्या है? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है। तीसरा है मैलाकोलॉजी। मैलाकोलॉजी क्या है? मैलाकोलॉजी मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन को मैलाकोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका जो है समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थीं। 1665 में रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज किए थे ये मृत कोशिका की खोज किए थे। परंतु जीवन के आधारभूत संरचना की खोज करने के आधार पर रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये जीवन की आधारभूत संरचना की खोज किए थे इसलिए इन्हें
रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद 1674 में एंटोनी वान लियोनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कब? 1674 में एंटोनी वान लियोनहॉक जो है जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की। और 1665 में रॉबर्ट हुक क्या है, ये जो है मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान थे। एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान जो थे ये कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एमजे स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों, जंतु प्लस पादप, जीवों में जंतु और पादप दोनों आता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। नेक्स्ट है विषाणु प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है। विषाणु क्या है? प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं। विषाणु क्या है? विषाणु वायरस जो है प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य पर इन पर लागू नहीं होते। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ये है शुक्राणु। मानव शरीर के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है जो कौन है? शुक्राणु जो है सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। माइकोप्लाज्मा जो है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट है प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन है? तो जो है इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। तो नेक्स्ट है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। तो पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती है, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु कोशिकाएं तथा पादप कोशिकाएं। कौन कौन? जंतु कोशिकाएं तथा पादप कोशिकाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये है हरित लवक। हरित लवक जो है ये पादप कोशिका में सिर्फ पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रवर्धन जालिका और राइबोसोम ये जो है जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसी का दिया हुआ है हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले
लवक का एक प्रकार है। हरित लवक क्या है? पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक प्लास्टेट्स केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मानव में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित एक पारगम्य परमेबल आवरण है जो कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतुओं, मानव एवं जंतु एवं प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीवदर्भ कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो कोशिका का जीवित अंश जीवदर्भ कहलाता है, इसमें शामिल क्या किया जाता है? तो कोशिका दर्भ, केंद्रक दर्भ तथा अन्य कोशिकांग इसमें शामिल किए जाते हैं। जीवदर्भ में कौन कौन? कोशिका दर्भ, केंद्रक दर्भ तथा अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। जीवदर्भ जीवन का भौतिक आधार है। जीवदर्भ क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। इसके अंतर्गत कोशिका दर्भ, केंद्रक दर्भ तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों, सूत्र, जड़ तथा गोलक के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। वर्मा है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो बी लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। यह घटना आत्मलयन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? आत्मलयन कहलाती है। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो ये जो है किसे कहा जाता है? आप लोग जो है इसका कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर के किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये है लाल रक्त कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यकृत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तो स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है।
नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र निम्न में से किसका परिवर्तित रूप है? गुणसूत्र निम्न में से किसका परिवर्तित रूप है? तो ये है क्रोमैटिन धागों का परिवर्तित रूप है। गुणसूत्र जो है क्रोमैटिन धागों का परिवर्तित रूप है। क्रोमैटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमैटिन धागे के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र जो है मूलतः क्रोमैटिन धागे, न्यूक्लिक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? तो ये है तिल्ली में बनती है। किसमें? तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तिल्ली अथवा प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि है। यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग है। यह क्या है? रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग है। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज जो है ये लीवेनहॉक ने की। जीवाणु की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। जीवाणु की खोज एंटोनी वैन लीएवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु क्या है? केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तपेदिक नामक जीव रोग जो है किस जीव के कारण होता है? ये जो है माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है तपेदिक जो है या जिसे यक्ष्मा कहते हैं, टीबी भी इसी को कहते हैं। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। टीबी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, या इसे क्षय रोग या संक्रामक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जो है कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? कवकों से। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। अधिकांशतः जो है एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु है। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुक्तिजीवी जीवाणु कौन है? तो ये एनाबीना है। कौन है? एनाबीना। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है। एनाबीना क्या है? साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान की खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशीतन किस प्रकार का खाद्य परिरक्षण में सहायक करता है? प्रशीतन जो है किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? तो ये जो है
जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके जो है खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है। क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। तो खाद्य पदार्थों के प्रशीतन फ्रीजिंग में से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है तथा खाद्य पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताज़े एवं खाने योग्य बने रहते हैं। नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है क्या? लैक्टोबैसिलस। कौन है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही के रूप में जमता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन, फर्मेंटेशन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने की। किसने? इवानोवस्की ने की। कब की? 1892 में। वर्ष 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते समय वर्ष 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते समय रूसी जीव वैज्ञानिक दिमित्री इवानोवस्की ने पहले विषाणु टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म परजीवी एवं अकोशिकीय जीव हैं जिन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। और सबसे पहले किसने? इवानोवस्की ने खोज की। और किस वायरस की? तो टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की। इन्होंने खोज कर रहे थे ये तंबाकू में जो मोज़ेक रोग होता है उसका कारण का खोज कर रहे थे। उसी समय इन्हें इस वायरस का पता चला, टोबैको मोज़ेक वायरस का। तो वायरस का खोज का श्रेय किन्हें दिया गया? इवानोवस्की को। कब? 1892 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस के कारण होता है। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस से होता है, ये गलत है। इसके अलावा हैजा विब्रियो कॉलेरी से होता है, ये सही है। हैजा किससे होता है? विब्रियो कैलोरी से होता है। विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी बैसिलस पर्टुसिस से होता है। बैसिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। मियादी बुखार साल्मोनेली टाइफी नामक जीवाणु से होता है। मियादी बुखार किससे होता है? साल्मोनेली टाइफी से होता है। और कुष्ठ रोग जो है ये वायरस से होता है, इसलिए ये गलत है। कुष्ठ रोग जीवाणु से नहीं, कुष्ठ रोग जो है जीवाणु से नहीं होता है, ये वायरस से होता है। बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से होता है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग जो है लेप्रोसी अथवा हैंसेन रोग जिसे कहते हैं, कुष्ठ रोग अथवा हैंसेन रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा इससे त्वचा श्वसन तंत्र, परिधीय तंत्रिकाएं तथा आँखें आदि अंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? निद्रा रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। निद्रा रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोगों की श्रेणी में नहीं है। इसके अलावा मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। पायरिया जो है अमीबा जिंजीवैलिस से होता है, ये सही है। अमीबी पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। अमीबी पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। नेक्स्ट है निद्रा रोग।
इसी का दिया हुआ निद्रा रोग अथवा अफ्रीकन निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई, निद्रा रोग अथवा अफ्रीकन निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा ब्रुसोई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर, सिर दर्द, खुजली आदि की समस्या होती है, साथ ही उसे लंबे समय तक नींद आती है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग जो है किस जीव के कारण होता है, तो ये है उर्चेरिया ब्रैंक्राफ्टाई, उचेरेरिया ब्रैंक्राफ्टाई से होता है। तो फाइलेरिया अथवा फाइलेरियासिस जो है रोग विचेरिया ब्रैंक्राफ्टाई नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। इसका वाहक क्यूलेक्स नामक मच्छर है। इसका कारण क्या है? क्यूलेक्स, इसका वाहक जो है क्यूलेक्स नामक मच्छर है। फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति की लसिका वाहिनियों तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया को हाथी पाँव, फील पाँव आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे दोबारा पढ़ते हैं। फाइलेरिया अथवा फाइलेरियासिस रोग उचेरिया ब्रैंक्राफ्टाई नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। इसका वाहक क्यूलेक्स नामक मच्छर है। इसका कारण क्या है? क्यूलेक्स नामक मच्छर है। फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति की लसिका वाहिनियों तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया को हाथी पाँव, फील पाँव आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण उत्पन्न होता है। तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है ये किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग अर्थात खुर पका मुंह पका रोग। फुट एंड माउथ रोग का हिंदी में कहते हैं इसको खुर पका मुंह पका रोग एक संक्रामक एवं विषाणु जनित रोग है, वायरस डिजीज है। यह उन पशुओं में होता है जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि। इस रोग से प्रभावित पशुओं के पैर तथा मुंह में छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किस के कारण होता है। स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये है सूक्ष्म कीट के कारण होता है। किसके कारण? सूक्ष्म कीट के कारण। खाज अथवा स्केबीज एक सूक्ष्म कीट सर्कोप्टेस। खाज अथवा स्केबीज जो है एक सूक्ष्म कीट सर्कोप्टेस स्केबी के कारण होता है। यह एक 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा संघ का सूक्ष्म कीट है। स्कैबीज एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तेज खुजली होती है। कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है? कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है? तो डी जो है इन्फ्लुएंजा का टीका, ये मॉरिस हिलमैन इसके आविष्कारक नहीं है। इन्फ्लुएंजा का टीका का आविष्कारक मॉरिस हिलमैन नहीं है, ये गलत है। इसके अलावा पेनिसिलियम का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सही है। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग, ये भी सही है। चेचक का टीका कौन? एडवर्ड फ्लेमिंग। पोलियो का टीका जोनास साल्क पोलियो का टीका की खोज किए थे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू के टीके का आविष्कार जोनास साल्क तथा थॉमस फ्रांसिस ने संयुक्त रूप से किया था। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित श्वसन संबंधी संक्रामक रोग है जो नाक, गले एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी जो है किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? तो जो है ये रोहिणी, काली खांसी तथा टिटनस से। रोहिणी, काली खांसी जिसे पर्ट्यूसिस कहते हैं तथा टिटनस से शिशुओं की सुरक्षा करता है। कौन चीज़ का टीका?
किस चीज़ का टीका? डीपीटी का टीका। नेक्स्ट है, दिया हुआ है इसी का विस्तार में कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित 3 संक्रामक रोगों से शिशु की रक्षा करता है। रोहिणी, डिप्थीरिया जिसे कहते हैं, काली खांसी अथवा कुकुर खांसी जिसे पर्ट्यूसिस कहते हैं, अथवा टिटनस जिसे टिटनस कहते हैं, ये तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं, यानी बैक्टीरिया से होने वाले हैं, जिनके कारण जीवाणु निम्नलिखित हैं। रोहिणी जो है किस जीवाणु से होता है? कैरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। रोहिणी किससे? कैरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। रोहिणी डिप्थीरिया जिसे कहते हैं कोइरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होती है। काली खांसी ये हीमोफिलस पर्टूसिस से होती है। काली खांसी किससे होती है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से होती है। टिटनस है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होती है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनस रोग होता है। नेक्स्ट है, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। तो पादप के कायिक अंगों में शामिल कौन नहीं है? बीज नहीं है। इसके अलावा जड़, तना और पत्ती जो है पादप के कायिक अंगों में शामिल है। तो पादप के अंगों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला कायिक अंग, इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्तियां शामिल की जाती है। दूसरा है प्रजनन अंग, इसके अंतर्गत बीज, फल तथा पुष्प शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या? बीज, फल तथा पुष्प शामिल किए जाते हैं। दूसरा हो गया ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं। तो ये अनावृतबीजी कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता कहलाते हैं अनावृतबीजी कहलाते हैं। तो जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे अनावृतबीजी कहलाते हैं। इन पर पुष्प नहीं आते हैं। इनके जननांग प्रायः एकलिंगी होते हैं और इनका परागण पोलिनेशन वायु द्वारा होता है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि आवृतबीजी पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, आवृतबीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है। तो आवृतबीजी पादपों के विषय में असत्य कथन कौन है? तो इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। आवृतबीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है कि इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, ये गलत कथन है। इसके अलावा इनमें पुष्प पाए जाते हैं, ये सही है। इनके बीज फलों के भीतर बंद होते हैं, ये भी सही है। इनके एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री नामक 2 वर्गों में बांटा गया है, ये भी सही है। आवृतबीजी पादपों के बारे में ये सभी है कि इनमें पुष्प पाए जाते हैं, इनके बीज फलों के भीतर बंद रहते हैं। इनको एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री नामक 2 वर्गों में बांटा गया है। आवृतबीजी पादपों में बीज फलों के भीतर ही विकसित होते हैं। इन पादपों पर पुष्प आते हैं, इसलिए इन्हें सपुष्पीय पादप भी कहते हैं। इनके बीजों में 1 अथवा 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें एक बीजपत्री मोनोकोट तथा द्विबीजपत्री डाइकोट नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आवृतबीजी पादपों में पूर्ण विकसित संवहन तंत्र जो जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। आवृतबीजी पादप मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जिनसे अनाज, फल, सब्जी, लकड़ी आदि प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पादप जड़ों के संबंध में असत्य है। तो पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन है कौन? तो बी, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है, ये कथन जो है पादप जड़ों के संबंध में असत्य है। इसके अलावा जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती है, ये सही है। जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है, ये भी सही है। और एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती है, ये भी सही है। तो पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ें प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। इनका अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें तथा द्विबीजपत्री में पादपों में मूसला जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऐसी जड़ें
जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है कहलाती है। तो ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें पौधे को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रहण करने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तो जो है अपस्थानिक जड़ तंत्र को कहा जाता है, रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ तंत्र को। अपस्थानिक जड़ तंत्र को ही रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है, जो एक बीजपत्री, पादपों तथा फर्न में पाया जाता है। इस जड़ तंत्र में सामान्यतः तने से ही शाखित जड़ें विकसित होती है। ये जड़ें भूमि की सतह के समीप ही वृद्धि करती है। घास तथा नारियल के पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। 8वां है मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो डी जो है, मूसला जड़ें कंदील जड़ें स्तंभ मूल अपस्थानिक मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मूसला जड़ें कंदील जड़ें स्तंभ मूल अपस्थानिक मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मूसला जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, जो प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। गाजर, चुकंदर, मूली, मूंगफली आदि मूसला जड़ों के उदाहरण हैं। मूसला जड़ें तरकुल रूपी, कुंभी रूप, शंकु रूप, पिंडक जड़ें श्वसन मूल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जबकि कंदील जड़ें स्तंभ मूल, अपस्थानिक मूल आदि अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण हैं। 10वां है विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः है। तो विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः जो है ये बुलफिया तथा रैफ्लेसिया है। बुलफिया एवं रैफ्लेसिया है। विश्व का सबसे छोटा अथवा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन है? बुलफिया एवं रैफ्लेसिया है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प बुलफिया है, जिसे वाटरमिल अथवा डिकवीड भी कहा जाता है। यह एक जलीय पौधा है जो जल पर तैरता रहता है। रैफ्लेसिया अर्नाल्डी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, जिसका भार लगभग 10 किलोग्राम तथा व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। इस पुष्प से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। इस पुष्प से कैसी दुर्गंध आती है? सड़े हुए मांस की तरह दुर्गंध आती है। 11 नंबर है पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो डी उपयुक्त सभी यानी तनों तथा विकास प्रांकुर से होता है। पादपों का विकास जो है पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन है कि तनों का विकास प्रांकुर से होता है। बी है ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि के विपरीत दिशा में विकसित होती है। यह भी सही है। तनों पर पर्व तथा पर्वसंधियाँ पाई जाती है। तनों पर नोड्स तथा इंटरनोड्स पर्व तथा पर्वसंधियाँ पाई जाती है। तो ये सभी जो है सही है। पौधे का वह भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है, यह पादपों को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। तने का विकास सामान्यतः भूमि के विपरीत तथा प्रकाश की ओर होता है। इस पर पर्वसंधियाँ, वर्धी कलिकाएँ तथा पुष्प कलिकाएँ पाई जाती है। तनों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: भूमिगत तने तथा वायवीय तने और अर्धवायवीय तने। तनों को मुख्यतः कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। नेक्स्ट है कि भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। तो कौन नहीं? स्तंभ प्रतान जो है भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है।
पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संग्रहण के कारण ये तने मोटे एवं मांसल हो जाते हैं। भूमिगत तनों के रूपांतरित प्रकार एवं उनसे संबंधित पादप निम्नवत है। उनसे संबंधित पादप कौन है? निम्नवत है। पहला प्रकंद, हल्दी, अदरक, केला, फर्न। दूसरा है स्तंभकंद, आलू, डहेलिया। तीसरा सल्ककंद, प्याज, लहसुन। ये जो है सल्ककंद है। और चौथा है घनकंद, तो जमी कंद, केसर का पौधा, ये है जमी कंद के अंतर्गत आता है। प्रकंद किसके अंतर्गत? हल्दी, अदरक, केला, फर्न के अंतर्गत। स्तंभकंद आलू, डहेलिया के अंतर्गत। सल्ककंद प्याज और लहसुन के कारण। सल्क घनकंद जिमी कंद और केसर का पौधा के कारण। निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप कौन नहीं है? तो पत्र पर कलिका नहीं है। पत्र कलिका जो है पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। इसके अलावा जो है पर्णकंटक, पर्णपर्तान और घटपर्णी, ये जो है पत्तियों का रूपांतरित रूप है ये तीनों। तो पत्तियां सामान्यतः हरी, चपटी तथा पतली संरचना वाले पादप अंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है। कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए पत्तियों का निम्नलिखित रूपों में रूपांतरण हो जाता है, जैसे पर्णकंटक, पर्णपर्तान, पर्णावृंत हुक, सल्क, घटपर्णी, प्लेडरवर्ट, चूसक, कंटक, पुष्पीय अंग आदि। पत्तियां जो है किन किन रूपों में रूपांतरित हो जाता है? पत्तियां का निम्नलिखित रूपों में रूपांतरण हो जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछ देता है। तो कौन कौन? पर्णकंटक, ये क्या है? पत्तियों का रूपांतरित रूप है। पर्णपर्तान, पर्णावृंत हुक, सल्क, घटपर्णी, ब्लैडरवर्ट, चूसक, कंटक, पुष्पीय अंग, ये सभी पत्तियों का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष होता है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है और भूमि बंजर होने लगता है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष क्या है? सिकोया है। विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस जो है पुष्पीय वृक्षों में सबसे ऊंचा वृक्ष है। पुष्पीय यानी पुष्प इसमें लगता है। पुष्पीय वृक्षों में सबसे ऊंचा पुष्प द्वारा ये विकसित होता है ऊंचा वृक्ष है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है और भूमि बंजर होने लगती है। जहाँ ये पौधा होता है यूकेलिप्टस, वहाँ की भूमि जो है बंजर होने लगती है। इसका कारण है कि यह पेड़ जो है काफ़ी अधिक जल का अवशोषण करती है। और विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन है? सिकोया है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है। और यदि पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा पूछे तो यूकेलिप्टस है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। अदरक एक जड़ विहीन पौधा है। अदरक क्या है? एक जड़ विहीन पौधा है। इसकी संरचना में पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है, जो कि तने के प्रमुख विशेषता है। अदरक एवं हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है, जिसे प्रकंद कहा जाता है। अदरक जो है एक जड़ विहीन पौधा है। इसकी संरचना में पर्व तथा पर्व संधियों पाई जाती है, जो कि तने की प्रमुख विशेषता है। अदरक एवं हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है, जिसे प्रकंद कहा जाता है। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो वह है लौंग। लौंग जो है वह पुष्पकली है जिसका प्रयोग जो है मसाले के रूप में किया जाता है। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है कौन है? लौंग है।
लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई थी। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में इसका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये है बी, पत्ता जो है घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी पिचर प्लांट जिसे कहते हैं, यह क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है, ये कीट खाता है। घटपर्णी जो है अथवा निपेंथीज, घटपर्णी पिचर प्लांट अथवा निपेंथीज एक कीटभक्षी पादप है। ये दोनों याद रखना, निपेंथीज और घटपर्णी ये दोनों जो है कीटभक्षी पादप है जिनके पत्ते अथवा पर्णफलक घट के रूपांतरित हो जाते हैं, घट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घट के ऊपर ढक्कन के समान एक संरचना होती है और घट में उपस्थित पाचक एंजाइम शिकार कीट को पादप को पोषण मुख्यतः प्रोटीन प्रदान करते हैं। भारत के मेघालय राज्य में निपेंथीज खासियाना नामक एक दुर्लभ प्रजाति का घटपर्णी पौधा पाया जाता है। दुर्लभ यानी ये कभी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है पुष्प का एक भाग नहीं है? तो ये जो है पर्णवृंत जो है ये पुष्प का भाग नहीं है। इसके अलावा दलपुंज, पुमांग और जायांग ये पुष्प का एक भाग है। तो पुष्पीय पौधे, इसके बारे में दिया हुआ है कि पुष्पीय पौधे में पुष्प एक प्रजनन अंग है। पुष्पीय पौधे में पुष्प क्या है? एक प्रजनन अंग है जो प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्तियों के अक्ष पर विकसित होता है तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भाग निम्नवत है: बाह्य दलपुंज, पुमांग तथा जायांग। पर्णवृंत पत्ती एवं पत्ते को जोड़ने वाली संरचना है जो पत्ती को प्रकाश में उठाए रखता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। कौन नहीं है? तो डी, अधिपादप नहीं है। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है, अधिपादप। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अनुसार पादपों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, जलोद्भिद, जलीय पादप, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है मरुद्भिद, शुष्क एवं मरुद्भिद स्थानों पर उगते हैं। तीसरा है मध्योद्भिद, सामान्य जलवायु में उगते हैं। चौथा है लवणोद्भिद, लवणीय मृदा में जल में उगते हैं जैसे मैंग्रोव वन। लवणोद्भिद क्या है? लवणीय मृदा में जल में उगते हैं जैसे मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, काफ़ी ही हल्का प्रश्न है। उभयलिंगी, द्विबीजपत्री, स्वपरागित और उभयलिंगाश्रयी। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? नेक्स्ट है, ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं क्या कहलाता है? उभयलिंगी कहलाता है। तो ऐसे पादप जिनमें एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उभयलिंगी पादप कहलाते हैं। अधिकांश फसलें जैसे गेहूँ, दलहन, तिलहन, धान आदि उभयलिंगी होती है। निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है? निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो निर्माण के आधार पर फलों को जो है सत्य एवं असत्य फल के में विभाजित किया जाता है। सत्य एवं असत्य फल ये 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फलों की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उन्हें जो है 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सत्य फल और असत्य फल। जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वे सत्य फल कहलाते हैं। जिनका निर्माण
पुष्प के अंडाशय से होता है वे क्या सत्य फल कहलाते हैं, जैसे आम, नींबू, नारियल आदि। इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण अन्य अंग जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज आदि के द्वारा होता है उसे असत्य फल अथवा कूट फल कहलाते हैं, जैसे सेब, अंजीर, शहतूत। ये जब सभी क्या हैं, असत्य फल हैं। नेक्स्ट है वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो है वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। वृक्ष के तने एवं शाखाओं की लंबाई में पूर्ण वृद्धि के बाद वृक्ष की छाल एवं लकड़ी के मध्य स्थित कैम्बियम नामक पतली परत सक्रिय हो जाती है, जो वृक्ष की मोटाई में वृद्धि करती है। यह वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष वृक्ष की लकड़ी में एक नई परत जुड़ जाती है, जो पुरानी परत से भिन्न दिखाई देती है। इन्हीं परतों को वार्षिक वलय कहा जाता है। इनकी गिनती से वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन है। तो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन कौन है, तो इनमें से असत्य कथन जो है डी है कि इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन है। ये जो है कथन असत्य है, गलत है। इसके अलावा पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन कौन था, इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक है, ये गलत है। इसके अलावा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में को नियंत्रित करता है, यह सही है। पादप हार्मोन के 5 वर्ग हैं, यह भी सही है। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक है, यह भी सही है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन कार्बनिक पदार्थ है। पादप हार्मोन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, जो पौधों में वृद्धि, प्रजनन व उपापचय क्रियाओं को नियमित करते हैं। पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा इथिलीन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा है एबिसिक अम्ल, पांचवा जिब्रेलिन। ऑक्सिन नामक हार्मोन के प्रयोग से टमाटर, नींबू, संतरा, केला आदि के बीज रहित फलों का उत्पादन करने में किया जाता है। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन नामक हार्मोन के प्रयोग से टमाटर, नींबू, संतरा, केला आदि के बीज रहित फलों का उत्पादन करने में किया जाता है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने में जो है रतनजोत नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। किसका, रतनजोत। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या जो है 206 होती है। अस्थियां ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक हैं। अस्थियां क्या है, ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक है, जिनका निर्माण तंतुओं एवं मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती है, जबकि शैशव काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है। दूसरा है मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि है छोटी स्टेपीज तथा बड़ी जो है फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। तो मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है डी, उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं, ये जो है गलत कथन है। इसके अलावा जो है मानव कंकाल के संबंध में सही कथन है कि यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है, ये सही है। बी है अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय
कंकाल में विभाजित होता है, ये भी सही है। सी है अक्षीय कंकाल में को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोस्थी में विभाजित किया जाता है। अक्षीय कंकाल को किसमें? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोस्थी में विभाजित किया जाता है। तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथों एवं पैरों की अस्थियां तथा मेखलाएं शामिल की जाती है। नाखून, बाल तथा रोम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता होती है, जिनके नाम एवं मानव शरीर में सामान्य मात्रा निम्नवत है। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 65%। मानव शरीर में 6 सर्वाधिक प्रधानता होती है, जिनके नाम एवं मानव शरीर में सामान्य मात्रा निम्नवत है। ऑक्सीजन कितना? 65% होता है। दूसरा है कार्बन 18%। कार्बन कितना? 18%। तीसरा नंबर पर हाइड्रोजन होता है 10%। चौथा नाइट्रोजन 3.2% और पाँचवा है कैल्शियम 1.5% और छठा नंबर पर है फास्फोरस 1.2%। फिर से पढ़ते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रधानता होती है किसकी? ऑक्सीजन की। पहला नंबर पर ऑक्सीजन 65% होती है, उससे कम कार्बन 18%, उससे कम जो है हाइड्रोजन 10%, उससे कम नाइट्रोजन 3.2% और उससे कम कैल्शियम 1.5% तथा उससे भी सबसे कम जो है फास्फोरस होता है 1.2% होता है। नेक्स्ट है, अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन है कि मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। मनुष्य के घुटनों की संधि जो है अपूर्ण संधि का उदाहरण है। शरीर के वे स्थान जहाँ 2 अस्थियाँ परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशील प्रदान करती है अस्थि संधि कहलाती है। गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि तथा अचल संधि। मनुष्य के घुटनों में कंदुक खलिका बॉल एवं सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियां मुख्यतः कपाल के अस्थियों एवं कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संधि जो है, संधियां 3 प्रकार की होती है मुख्यतः गति एवं प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि तथा अचल संधि। अब है, मनुष्यों के घुटनों में कंदुक खलिका बॉल एंड सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियां मुख्यतः कपाल की अस्थियों एवं कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट है, फॉल्स रिब्स एवं तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाया जाता है? फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो है वक्षीय पिंजर में पाया जाता है। किसमें? वक्षीय पिंजर में। मनुष्य में 12 जोड़ी कुल 24 पसलियाँ पाई जाती है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ वक्ष के सामने उरोस्थी से तथा पीछे मेरुदंड की कशेरुका से जुड़ी होती है, परंतु 8वें, 9वें तथा 10वें जोड़े की पसलियाँ उरोस्थी से न जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स गौण पसलियाँ कहा जाता है। 11वें तथा 12वें जोड़े की पसलियाँ में केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती है और इनका अग्र सिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेलन नहीं है। तो मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेलन कौन नहीं है? तो डी नहीं है कि टिटेनी जो है उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना, ये जो है टिटेनी का ये कारण नहीं है। उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना ये गलत है। इसके अलावा जो है गठिया में क्या होता है? जोड़ों में सूजन आना, ये सही है। गठिया में क्या होता है? जोड़ों में सूजन आना, ये सही सुमेलित है। सूखा रोग में कैल्शियम व फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आना,
यह भी सही है। सी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थियों का कमज़ोर होकर भंगुर हो जाना, यह भी सही है। नेक्स्ट है टिटैनी नामक रोग जो है शारीरिक तरल कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। टिटैनी किससे होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। इसमें पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है इसमें टिटैनी में। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य में जो है 20 दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। ये अस्थाई दांत कहलाते हैं। यानी अस्थाई नहीं होते। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े जौ में 16 दांत, कुल 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में, दोनों जबड़े में 32 दांत होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? कृंतक इंसीजर जिसे कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 धाराएं एवं चपटे दांत होते हैं। दूसरा है रदनक। प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत होते हैं। रदनक में प्रत्येक जबड़े में जो है 2 नुकीले दांत होते हैं। फिर है अग्रचवर्णक में प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत होते हैं। और चौथा है चवर्णक। प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक चौड़े दांत होते हैं। चवर्णकों को क्या कहते हैं? बुद्धि दांत, विजडम टीथ भी कहते हैं। चवर्णकों को क्या कहते हैं? बुद्धि दांत या चवर्णकों को बुद्धि दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। नेक्स्ट है निम्न में से अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। निम्न में से अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। तो किस में? सी में नहीं है। अनॉक्सी श्वसन जंतुओं तथा पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन इष्ट एवं परजीवियों में होता है। ये गलत दिया हुआ है इन दोनों के बारे में। इसके अलावा अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये बिल्कुल सही है। अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये भी सही है। और डी है अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कथन ए, बी, सी तथा डी सत्य है, परंतु सी जो है कथन असत्य है। अनॉक्सी श्वसन इष्ट अवायवीय जंतुओं, आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पौधों, पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में होता है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण जो है मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये जो है बी है, एटीपी और एडीपी। एटीपी और एडीपी जो है ये जैव रूपांतरण मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होता है। जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट पीआई में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला निश्वास इंस्पायरेशन, वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना। ग्रहण की गई वायु को नाइट्रोजन 79% ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03% होती है। दूसरा है उच्छ्वास एक्सपायरेशन, शरीर से CO2 युक्त वायु वातावरण में मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन 4% होती है। स्पष्ट है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नाइट्रोजन की मतलब जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है दोनों में। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? तो डी जो है रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। नेक्स्ट है रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। रक्त एवं ऊतक जो है द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। क्या? तो ये जो है अंतः श्वसन कहलाता है। रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतःश्वसन इंटरनल रेस्पायरेशन अथवा कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो जो है निःश्वसन की क्रिया जो है कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। इन तीनों चरणों से कुल 38 ATP, 8 ATP + 6 ATP + 24 ATP अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित है। निःश्वसन तथा उच्च श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। निःश्वसन कौन असत्य कथन है? तो बी जो है असत्य कथन है। निःश्वसन तथा उच्च श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन कौन है? पसलियां स्थिर रहती है, ये जो है असत्य कथन है। इसके अलावा निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खींच जाती है, ये सही है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती है, ये भी सही है। और पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है, ये भी सही है। निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर खींच जाती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके विपरीत उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती है।
परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। तो आपका ये महेश कुमार बर्नवाल का जो बायोलॉजी था ये कंप्लीट हुआ, इसका पार्ट 1 ये कंप्लीट हुआ। अभी और भी बाकी है, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।